देवभूमि देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि। तो खबरों की शुरुआत करेंगे देवभूमि से। देशव्यापी दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं जेपी नड्डा। आज 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कुंभ नगरी हरिद्वार में संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद हरिद्वार में गंगा आरती में भी जेपी नड्डा शामिल रहेंगे। तो शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर सीधे हरिद्वार पहुंचेगा। तो जेपी नड्डा आज 4 दिवसीय दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं और शाम 4 बजे उनका हेलीकॉप्टर सीधे हरिद्वार पहुंचने वाला है। तो कहा जा रहा है कि 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत आज से हो रही है। जेपी नड्डा की उत्तराखंड के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और दौरे के पहले दिन वो हरिद्वार में संतों से भेंट करने के लिए पहुंचेंगे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। और उसके बाद यहां पर संतों से बातचीत करने के बाद गंगा आरती में शामिल होने वाले हैं जेपी नड्डा। और इसके बाद का जो उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे बैठक भी लेने वाले हैं जेपी नड्डा और उसके बाद इस बैठकों में कई मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है। तो लगातार जो 4 दिनों का ये दौरा बताया जा रहा है जेपी नड्डा का, कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान वो कई संगठनात्मक बैठक भी करने वाले हैं और इस बैठक में तमाम मंत्री भी शामिल रहेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे ये पूरे दौरे के बारे में कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है जेपी नड्डा का। तो फहीम, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज से इस दौरे की शुरुआत हो रही है जेपी नड्डा की, तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है इन 4 दिनों के बीच में? जेपी नड्डा का देशव्यापी दौरे की आज उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है, जैसा आपने भी बताया दर्शकों को। और आज शाम को 4 बजे वो हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में उनका शांति कुंज में कार्यक्रम है, शांति कुंज में मुलाकात करेंगे और उसके बाद साधु संतों से उनकी मुलाकात है, अखाड़ा परिषद से उनकी मुलाकात है, निरंजनी अखाड़े से मुलाकात है और शाम को मां गंगा की आरती में भी नड्डा शामिल होंगे। यानी जो अपने देशव्यापी की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें 2 अहम बात, एक तो ये कि उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं और उसमें भी दूसरी अहम बात ये कि उत्तराखंड में संगठन के यानी पार्टी के दौरे से पहले वो मां गंगा का आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद कल सुबह उनका देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है और फिर अगली 2 रातें और 3 दिन वो देहरादून में प्रवास उनका रहेगा। और देहरादून में नड्डा की 14 बैठकें होंगी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर के मंत्रिमंडल के साथ बैठक, फिर पार्टी संगठन की प्रदेशव्यापी बैठक और उसके बाद में लगातार उनकी बैठकें हैं, प्रबुद्ध जनों से उनकी बैठक होगी यानी कॉन्फ्रेंस होगी। और उसके बाद तो यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो संगठनात्मक बैठक बताई जा रही है वो भी 14 बैठक बताई जा रही है, तो इन बैठकों में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है? देखिए, जैसे शुरू में बता रहा था कि 14 बैठकें न केवल किसी एक संगठन के किसी एक स्तर पर बैठकें नहीं होनी है, वो कुल मिलाकर के 14 बैठकें हैं। यानी मुख्यमंत्री से अलग बैठक होगी, फिर मंत्रिमंडल के साथ बैठक होगी। इसके अलावा जो मोर्चे हैं बीजेपी संगठन के, उन मोर्चों के साथ नड्डा की बैठक होगी और जो सोशल मीडिया का जो टीम है उसके साथ बैठक होगी और जो एक बूथ समिति के साथ भी उनकी कॉन्फ्रेंस होनी है, बैठक होनी है। उसमें बूथ अध्यक्ष और बूथ पदाधिकारी उनके साथ मंच साझा करेंगे। ये किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है और बीजेपी के इतिहास में भी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में बूथ स्तर तक की कमेटी जो है वो मंच साझा करेगी, एक बैठक होगी। उसके अलावा मंडल स्तर की समिति के साथ एक बैठक होगी और जो दायित्वधारी हैं उनके साथ भी बैठक होनी है। पार्टी के जो पदाधिकारी है प्रदेश स्तरीय कार्य समिति के साथ बैठक होगी, कोर कमेटी के साथ एक बैठक होगी और जिला स्तरीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। इस तरीके से सारी बैठकें मिलाकर के ये 3 दिन के प्रवास में 14 बैठकें हैं। और ठीक है फहीम, यहाँ आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ दरअसल सुमित सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी हम जानकारी चाहेंगे क्योंकि वो हरिद्वार से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सुमित, जिस तरीके से बैठकों का दौर बताया जा रहा है, 14 संगठनात्मक बैठक बताए जा रहे हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि जो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी परखा जाएगा, तो इसको लेकर के क्या जानकारी है? बिल्कुल, यहाँ पर आज 4 बजे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ भल्ला कॉलेज का जो मैदान है, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ में तमाम यहाँ के चित्र जो विधायक हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए शांति कुंज तक
तमाम जगह पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलों के द्वारा उनका स्वागत भी किया जाएगा। और यहाँ पर जो बैठकें जो होंगी, इसमें बूथ स्तर तक के जो अध्यक्ष है वो भी एक बैठक को साझा करेंगे। तमाम जो मंत्रियों के उनके कार्यकाल को भी उनको जांचा जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि आगामी 2022 का जो चुनाव है उसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, उसकी शुरुआत आज से यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि चुनाव के मद्देनजर ये बेहद अहम बैठकें मानी जा सकती है, और साथ ही जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष का ये 4 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनाव पर गहरा असर डाल सकता है। बिल्कुल, चुनावी इसके लिए यहाँ पर आज यहाँ तमाम जो साधु संतों की भी परिक्रमा होगी, मतलब उनके सभी से आशीर्वाद लिया जाएगा। तमाम जो अखाड़े हैं और शांति कुंज में भी यहाँ पर मुलाकात करेंगे जाकर, उसके बाद यहाँ पर गंगा आरती में भी सम्मिलित होंगे। जी, और सुमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कुंभ नगरी कही जाती है हरिद्वार को, और 2021 में कुंभ का आयोजन भी होना है, तो क्या इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल कहा जा सकता है, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो, क्योंकि कुंभ एक ऐसा आयोजन है क्योंकि इससे पूरे राष्ट्र के जो लोग जुड़े हुए हैं, और आस्था का बहुत बड़ा महापर्व है। इस महापर्व के लिए तमाम क्योंकि बीजेपी लगातार आस्था के उस पर जुड़ी हुई है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर उस बैठकों में कहीं ना कहीं उस पर भी विशेष चर्चाएं होंगी कि कुंभ को और भव्यता किस तरह से दी जाए, और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के चलते उसकी भव्यता पर कोई असर न पड़े। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका भी, और फहीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है। विकास निगम के सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया है और प्रकाष्ठ एवं वन उपजों के क्रय के लिए ये ई ऑक्शन का आयोजन किया गया, शुभारंभ हुआ है, और ई गवर्नेंस की दिशा में वन विभाग का ये अच्छा प्रयास माना जा सकता है, कहा जा सकता है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है क्योंकि ई गवर्नेंस की दिशा में इसका शुभारंभ किया गया है, तो यही कहा जा रहा है कि इसकी जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से राजस्व को बढ़ाएगी, तो बढ़ावा देने के लिए ही इसका शुभारंभ किया गया है। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ई ऑक्शन की शुरुआत की है, तो ई ऑक्शन प्रक्रिया से राजस्व में वृद्धि हो सकती है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बातें कही हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ऑक्शन पोर्टल का आज शुभारंभ किया गया है। विकास निगम के सॉफ्टवेयर का शुभारंभ हुआ है और प्रकाष्ठ एवं वन उपजों के क्रय के लिए ई ऑक्शन की शुरुआत की गई है, और इसका शुभारंभ खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा है कि ई गवर्नेंस की दिशा में वन विभाग के लिए यह बेहद अच्छा प्रयास माना जा सकता है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ई ऑक्शन प्रक्रिया से राजस्व में एक तरीके से वृद्धि दर्ज की जा सकती है। एक बार फिर आपका स्वागत है। तो देहरादून में सीएम ने की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण कार्य की समीक्षा की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल लाइन को समय पर तैयार करने के निर्देश जारी किए। जिला अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यों पर नजर रखने के निर्देश भी जारी किए गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को यह निर्देश जारी करके कहा है कि जिस गति से इस कार्य पर काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं, तो उस पर नजर बनाए रखी जानी चाहिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। रेल लाइन के साथ ही 4 धाम सड़क परियोजना भी राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो दोनों प्रोजेक्ट से 4 धाम यात्रा के साथ ही पर्यटन को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा देने पर जोर दे रही है देहरादून की सरकार। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फहीम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स पर तेज गति से काम किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और कब इसकी सौगात लोगों तक पहुंच पाएगी? देखिए, काम चल रहा है दोनों प्रोजेक्ट पे। 4 धाम ऑल वेदर रोड भी काफी महत्वपूर्ण है, और 4 धाम यात्रा के मद्देनजर और दूसरा पर्यटन के मद्देनजर, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग का बहुत जो रेल लाइन का जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण और एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लंबे समय से इसका इंतजार है, तो अभी समय है इसके पूरा होने में। अगले वर्ष तक का 4 धाम जो ऑल वेदर रोड का कार्यक्रम है ये 2021 में पूरा होना है, और रेल का जो प्रोजेक्ट है उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन इनके काम को लेकर के दोनों ही कामों में जो निर्माणदायी एजेंसी हैं, जो संस्थाएं वो काम कर रही है, उनके सामने कुछ अड़चने हैं।
और वो अड़चने लगातार सरकार के सामने उठ रही हैं। और इसी बात करके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, संबंधित विभागों के, कि जो कार्यदायी संस्थाओं की समस्याएं हैं उनको हल करने में तत्परता दिखाएं, गंभीर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऋषिकेश में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया। दरअसल पोस्टर फाड़ने को लेकर के भाजपाइयों में भी भारी रोष देखा जा सकता है। भाजपाइयों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। उनकी पुल के पास ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की पोस्टर लगाई गई थी, जिसको असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़ दिया गया, जिसके वजह से भाजपाइयों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो विधायक रितु खंडूरी का फ्लेक्स चिपकाया गया था। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। पोस्टर फाड़ने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हमने 28 तारीख को जब सुबह प्रातः मॉर्निंग वॉक के दौरान देखा ये घटना, तो मैंने इसकी शिकायत दूरभाष पर एसओ लक्ष्मण जिला से की। उसके बाद हम माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि अश्विनी गुप्ता जी, मनीष राजपूत जी, सभी के साथ थाना लक्ष्मणा पहुँचे और एक लिखित तहरीर दी कि इसमें कार्रवाई की, कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि उस जगह पर अंधेरा थोड़ा रहता है और पुलिस की वहाँ चौकी भी है। उसके बावजूद अगर ऐसी घटना की गई है कि इनके द्वारा उनको पे कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो ऐसी घटना में कल को कोई किसी का हत्या कर दे, मर्डर कर दे, ऐसी स्थिति में क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री की चित्र पे जिस तरह से वार कर रहे हैं, इससे लगता है कि वो इंटेंशनली कोई व्यक्ति हैं, इसलिए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पोस्टर फाड़ने की खबर सामने आई है, इस पे भाजपाइयों में भारी आक्रोश जताया जा रहा है, तो क्या मांग रख रहे हैं भाजपाई अपने तरफ से? हाँ जी हाँ, ये मामला जानकी पुल, जिसका अभी 15 दिन पहले मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, क्योंकि ये पुल, सबसे बड़ी बात है कि ये पुल पौड़ी जिले में और टिहरी जिले में दोनों को जोड़ता है। तो जो पौड़ी क्षेत्र जिले का क्षेत्र का मामला, वहाँ की विधायक है रितु खंडूरी, और उनके पोस्टर वहाँ उस टाइम लगे थे जब विधायक मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने आए थे। वहाँ आके उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया था। तो वो जो पोस्टर वहाँ लगा हुआ था, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने मुख्यमंत्री के पोस्टर को और विधायक खंडूरी के पोस्टर को इसलिए इस तरह से फाड़ा कि जहाँ उनके चेहरे फट जाएं। और इस बात को लेकर भाजपा में काफी ज्यादा आक्रोश भी है कि हमारे विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो डोईवाला में किसान मेले का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में राज्य मंत्री करण बोहरा भी मौजूद रहे। किसानों को फसलों की उपज बढ़ाने के टिप्स भी दिए गए हैं। मेले में कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद बताए गए। किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो डोईवाला में किसानों के लिए एक मेले का आयोजन किया गया। उस दौरान किसानों को कई बातों को लेकर के जागरूक किया गया। के 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये किसानों के बीच ये कार्यक्रम किसान मेले का आयोजन किया गया है। और इसमें जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किसानों के प्रति बहुत गंभीरता दिखाई है और उनको अनेक योजनाओं के थ्रू लाभ देने का जो प्रयास किया है, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश की सरकार ने भी किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसानों को कहीं ना कहीं अनेकों एंगल से लाभ देने के लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं, उनकी जानकारी जानते हैं कि 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार की एक योजना है नमसा योजना, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वो वर्ष 16-17 से चलाई जा रही है और उसमें यह है कि हमें प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है, ताकि वो मृदा की आवश्यकता के अनुसार जो है उर्वरक उसमें अप्लाई करे, ताकि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ मृदा का जो है लंबे समय तक स्वास्थ्य बना रहे। उसके लिए हम समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। अभी हमने लगभग सारे किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड ग्रिड बेसिस पे, जो 2.5 हेक्टेयर का ग्रिड होता है, उसमें उस बेसिस पे फिलहाल देवभूमि में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।